चलो शुरू करें। मैं आशीष राजपुरोहित। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना से संबंधित मॉडल। हमने इसका भाग नंबर 1 पढ़ लिया है। आज हम इसका भाग नंबर 2 पढ़ेंगे। भाग नंबर 1 में मैंने आपको थॉमसन साहब का जो परमाणु मॉडल था उसके बारे में कुछ लिखवाया। फिर हमने शुरू किया था रदरफोर्ड का मॉडल, जिसमें मैंने आपको पर्टिकुलर 2-3 पॉइंट्स लिखवाए थे। पहले ऊपर एक थोड़ी सी समरी लिखवाई थी, फिर मैंने 3 पॉइंट्स लिखवाए थे, फिर मैंने बोला आगे वाली चीजें मैं कल बताऊंगा, यानी आज के दिन। लेकिन मैंने ये टॉपिक शुरू किया तो सबसे पहले एक बड़ी गलती मैंने की। मैंने लिखा, मुझे लिखना था परमाणु संरचना, लेकिन मैंने बोला परमाणु संरचना था, लेकिन बोर्ड के ऊपर मैंने कल वाले लेक्चर में लिखा परमाणु संख्या। फिर उसके नीचे मैंने पर्टिकुलर पॉइंट्स किया, मैंने टॉपिक शुरू किया। अधिकांश बच्चों ने मुझे फोटो भेजे, अच्छा किया उन्होंने। अधिकांश बच्चों ने सही लिखा, खास करके मीना क्लास 9th, तेजाराम क्लास 9th जो पर्टिकुलर बढ़िया क्लास ले रहा है, पृथ्वी सोडा क्लास 9th, और 11th में बात करें तो सुआ क्लास 11th। इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि मैंने लिखा है परमाणु संख्या, लेकिन वो ऐसा नहीं था, वो था परमाणु की संरचना। मैंने क्या बोर्ड के ऊपर लिखा, परमाणु की संख्या। मुझे लिखना उस जगह संरचना था, लेकिन मैंने बोला संरचना था, लिखा क्या, संख्या। तो आप कंसंट्रेट होकर क्लास को लोगे तब पता चलेगा। आपने यदि ये आज भी या कल वाले में भी आपने संख्या लिखा है तो इसका मतलब लेक्चर शुरू हुआ उस समय भी आपका ध्यान नहीं है। लेकिन किसी में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, तो आप भी पूरी 100% कंसंट्रेट होकर क्लास लिया करो। जिन्होंने लिखा है बहुत बढ़िया है। कि जो परमाणु संरचना लिखा है या परमाणु की संरचना लिखा है, उनको वेरी गुड, बढ़िया, शाबाश। किसी और का मैं नाम न बोल पाया वो छोड़ो आप। यदि किसी ने परमाणु की संख्या लिखी है तो उनको मैं अभी भी कह रहा हूं, आप थोड़े कंसंट्रेट हो जाओ। 100% दिमाग आप मोबाइल के अंदर रख कर क्लास लिया करो, तो फायदेमंद क्लास है, फिर तो कोई मतलब है नहीं। चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अब रदरफोर्ड का नियम है या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, वो थोड़ा आगे विस्तार पूर्वक लिखवाऊंगा चीजें, फिर मैं पर्टिकुलर पूरा पूरा आपको समझाऊंगा। जहां तक आपने 3 लाइनें कल लिखी थी, 3 पॉइंट्स लिखे थे, उसके नीचे एक मैं डायग्राम बना रहा हूं, चित्र बना रहा हूं, वो आप चित्र बनाओगे साथ साथ। चित्र बनाऊंगा जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे 3 लाइनों के नीचे। बनाते समय से बनाते जाओ साथ साथ, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे आप बनाते चलो। बनाओ साथ साथ बनाते चलो, फिर मैं समझा रहा हूं। बढ़ाओ जल्दी बढ़ाओ। ये अपने आप में है सोने के परमाणु, सोने के परमाणु, सोने के परमाणु। और इनके ऊपर जो किरणें आ रही है वो है अल्फा कण। क्या है? अल्फा कण। आप ये बनाओ डायग्राम, ये चित्र बनाओ। इस साइड आ जाता, ये बनाओ।
बनाओ। चलो बना दिया आपने। अब नीचे कुछ पॉइंट लिखो, मैं पर्टिकुलर सब चीजें समझा दूंगा। नीचे पॉइंट लिखो, 2 लाइनें छोड़ के आप शुरू करो, 1 लाइन लिखो। रदरफोर्ड को निम्न परिणाम मिले। रदरफोर्ड को निम्न परिणाम मिले, यानी उन्होंने ये प्रयोग किया, उन्हें परिणाम क्या मिले वो मैं लिखवा रहा हूं। निम्न परिणाम मिले, निम्न परिणाम मिले। इसमें पहला पॉइंट लिखो, तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। पहला पॉइंट मैंने लिखवाया, तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। ये था पहला पॉइंट। अब आप दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट भी लिखो। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। मैं सेकंड पॉइंट वापस रिपीट कर रहा हूं। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। ये 2 पॉइंट लिख लिए। तीसरा पॉइंट लिखो, आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। अब जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखवाए हैं इनको मैं समझा रहा हूं। चलो अपन समझते हैं। मैं स्टार्ट में लेके चल रहा हूं वापस। आप ऐसा करो, वापस पेज पीछे कर लो। यहाँ रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल हमने हेडिंग डाला वहां से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। मैंने वहां पे आपको सबसे पहले लिखा है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित रहता है। इसके संदर्भ में मैंने आपको आगे ये लिखा है कि उन्होंने एक सोने की पन्नी ली और उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की। किसकी बौछार की? अल्फा कणों की। फिर बाद में मैंने 3 पॉइंट कल लिखवाए थे, वो अपन पहले 3 पॉइंट समझ लेते हैं, फिर डायग्राम, फिर बाद में जो ये परिणाम था इसको समझते हैं। मैंने पहला पॉइंट आपको लिखवाया, इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब ने अपने प्रयोग में कौन कौन सी चीजें ली? तब आप बोलोगे सर उन्होंने एक सोने की पन्नी ली और उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की। लेकिन उन्होंने सोने की पन्नी क्यों ली? क्योंकि उन्हें एक पतली परत चाहिए थी। जो सबसे छोटी पतली परत होगी तो परमाणुओं के ऊपर यदि अल्फा कणों की बौछारें होगी तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। फिर आगे मैंने लिखाया, सोने की ये पन्नी 10,000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। जो सोने की पन्नी थी, उन्होंने जो छोटी सी पतली सी पन्नी ली उसमें लगभग 10,000 परमाणुओं को हम जोड़ते हैं, 10,000 छोटे छोटे परमाणुओं को पास में रखते हैं तो उसके बराबर वो मोटी थी। कौन सी? सोने की पन्नी। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट मैंने आपको लिखा है अल्फा कण। सेकंड पॉइंट ये बता रहा है कि अल्फा कण होता क्या है, अल्फा कण के बारे में बता रहा। उन्होंने जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अल्फा कण की बौछार की। अब अल्फा कण होते क्या, तो आपको ध्यान रखना है, अल्फा कण को बोलते हैं 2He4 या द्विधनावेशित हीलियम आयन। ये तो कल लिखा है। अल्फा कण है क्या? अपने आप में हीलियम आयन है, लेकिन कैसा है? द्विधनावेशित। द्विधनावेशित का मतलब मैं 2He4 को लिख सकता हूं He+2, है ना, यानी हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। फिर जो संरचना बचती है उसे हम बोलते हैं अल्फा कण। क्या बोलते हैं? अल्फा कण। तो यही तो बोला, अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये
धनावेशित होते हैं। तो मैंने धनावेशित लिखा +2, यानी धनावेशित। ऋणावेशित का मतलब -2 होता है, लेकिन है कैसा, +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए। धनावेशित होते हैं चूंकि इसका द्रव्यमान 4u है। 4u तो है सर, ऊपर की ओर लिखा है, मैंने आपको सिखाया था। हम किसी में x लिखते हैं, नीचे की ओर z, ऊपर a लिखते हैं। a किसको दर्शाता है, द्रव्यमान को, वो तो लिखा 2He4। 2 का मतलब परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या, 4 का मतलब परमाणु द्रव्यमान या भार। तो यही बोला इसने, चूंकि इसका द्रव्यमान 4u या 4Mu होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। जिस प्रकार इनका द्रव्यमान तगड़ा होता है, जिस प्रकार से ये तीव्र गति से चलते हैं, तो इनमें ऊर्जा भी ज्यादा होती है। ये मैंने आपको अल्फा कण के बारे में, सेकंड पॉइंट था ना, वो अल्फा कण के बारे में था। आपको पूछा था अल्फा कण क्या होता है, तब आप बोलोगे द्विधनावेशित हीलियम। द्विधनावेशित हीलियम अपने आप में अल्फा कण है। समझ में आया। थर्ड पॉइंट अपन समझते हैं। यह अनुमान था कि, मतलब रदरफोर्ड के दिमाग में कुछ चीजें पहले से चल रही थी, रिजल्ट आने से पहले से चल रही थी। क्या चल रही थी, यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अवपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। मैंने क्या लिखा, अवपरमाणु कण। सर अवपरमाणु कण, अवपरमाणु कणों का मतलब होता है कि परमाणु के भीतर पाए जाने वाले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनको हम क्या बोलते हैं, अवपरमाणु कण। परमाणु के अंदर जो कण होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अवपरमाणु कण। आया समझ में। मैं पूरी लाइन तीसरी वापस रिपीट कर रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया, यह अनुमान था कि, रदरफोर्ड साहब के दिमाग में कुछ अनुमान पहले से चल रहा था। क्या था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अवपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होंगे या न्यूट्रॉन होंगे, वो इन अल्फा कणों को विक्षेपित करेंगे, यानी दाएं बाएं ऐसे वैसे हिलाएंगे डुलाएंगे, या इनकी दिशाओं में मोड़ेंगे, इनको विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे। प्रोटॉन, प्रोटॉन का क्या द्रव्यमान होता है, अपने आप में इसका क्या है, 4, मतलब प्रोटॉन का 4 गुणा है। तो इसका मतलब प्रोटॉन से अल्फा कण ज्यादा भारी। तो आगे क्या लिखा है कि चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इसके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की। रदरफोर्ड साहब ने कहा कि अवपरमाणु कणों से जब अल्फा कण टकराएंगे तो वो मुड़ेंगे जरूर, लेकिन ज्यादा नहीं मुड़ेंगे, क्योंकि ज्यादा भार अल्फा कणों का है तुलनात्मक प्रोटॉन से, तो कम या टिन्ने से मुड़ेंगे। लेकिन उन्हें रिजल्ट कुछ और दिखा। वो क्या दिखा, आपने ये चित्र बना दिया, हाँ, अब मैंने इसके नीचे 3 परिणाम लिखवाए। क्या लिखवाए, परिणाम। वो परिणाम मैं समझा रहा हूं इस चित्र की सहायता से। अब आ जाओ बोर्ड के ऊपर, देखो मैंने आपको पहला क्या लिखवाया, तेज गति से चल रहे अधिकांश या अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। मतलब इधर से जो तेज गति से अल्फा कण आ रहे थे, अधिकांश मतलब 90% जो अल्फा कण थे वो क्या हुआ, उनका सीधे सीधे चले गए, जैसे आए वैसे गए, जैसे आए वैसे गए। अधिकतर तेज गति से चल रहे, तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। एक ये परिणाम, रिजल्ट ये मिला कि भाई आपने प्रयोग किया तो आपको रिजल्ट क्या मिला, तो उन्होंने बोला मैंने जब सोने की पन्नी पर अल्फा कण की बौछारें की तो उनमें से अधिकांश 95% जो सोने के कण थे वो सीधे सीधे उसके अंदर से निकल गए। पहला परिणाम ये। दूसरा परिणाम क्या था, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। इसका मतलब कुछ ऐसे अल्फा कण थे जो सोने की पन्नी से थोड़े से मुड़ गए, थोड़े से मुड़ गए, लेकिन थे कितने, कम थे, मुड़े भी कैसे, थोड़े विक्षेपित हुए। इसमें से देखो मैंने आपको एक लाइन बनाई, हालांकि ऐसे हजारों परमाणु होते, मैंने दर्शाया क्या, एक ये किरण आ रही है, सॉरी एक अल्फा कण आ रहा है जो इससे टकरा कर थोड़ा सा मुड़ा है, थोड़ा सा मुड़ा, तो यही बोल रहा है। फिर आगे क्या लिखवाया, आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। मतलब इनको लगा जब मैं लगभग 12,000 अल्फा कणों को एक साथ छोड़ता हूं तो उनमें से एक अल्फा कण वापस आ जाता है उसी दिशा। वो कैसे,
मैंने आपको ये डायग्राम बनाया है, मैंने आपको ये चित्र बनाया। एक अल्फा कण गया, यहां से टकराया, वापस आ गया, वापस मैंने बताया ऐसे दिख रहा है नहीं, जैसे इसके ऊपर गया वापस आया, वापस कितने में से 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। लगभग 95% अल्फा कण सीधे सीधे निकल गए और बहुत कम अल्फा कण कुछ कोण से विक्षेपित हो गए। ये था इनका परिणाम या इनका रिजल्ट। आया समझ में? वेरी गुड। चलो अब हम आगे और लिखते हैं कुछ चीजें। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप जहां पर मैंने ये परिणाम लिखा है उसके नीचे आप एक और हेडिंग डालो, एक लाइन छोड़ के कुछ लिखो। मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, लिखो। आप लिखो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य निष्कर्ष ऐसे लिखो। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य निष्कर्ष। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य निष्कर्ष क्या है? मुख्य निष्कर्ष आप लिखो। इसमें पहला निष्कर्ष लिखो भाई, मेन रिजल्ट क्या रहा, सब अल्फा कण निकालने के बाद इन्हें क्या लगा। इसमें पहला लिखो आप, परमाणु के भीतर लिखो आप, परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली हैं। परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली हैं क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। थर्ड नंबर लिखो पॉइंट, तीसरा नंबर पॉइंट लिखो, बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे। कोमा लगाओ और आगे लिखो, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित हैं। मैं वापस तीसरा पॉइंट वापस बोल रहा हूं। थर्ड पॉइंट में लिखवाया, बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित हैं। तीसरा पॉइंट हो गया। अब एक लाइन छोड़ के लिखो आप, प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से
नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ मैंने यहां पे लिखा है 10⁵ गुणा छोटी है, गुणा छोटी है, गुणा छोटी है, गुणा छोटी है, गुणा छोटी है। ये लिख लिए पॉइंट। हमने 3 पॉइंट लिखे, फिर बाद में मैंने एक और लाइनिंग लिखवाई। अब ऐसा करो 2 लाइनें छोड़ के कुछ और पॉइंट लिखो। बड़ा सा लंबा छोटा मॉडल है, 2 और मतलब मेन यही मॉडल था जिसने ये, और आगे हम पढ़ेंगे बोर साहब का मॉडल, इन दोनों ने पूरे परमाणु को समझा दिया। अब 2 लाइनें छोड़ के आप एक लाइनिंग लिखो, 2 लाइनें छोड़ के कुछ लिखो। आप लिखो अपने प्रयोगों के आधार पर, अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का, रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया जिसके निम्नलिखित, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। जिसमें से पहला लक्षण लिखो, जिसमें से पहला लक्षण लिखो, आप पहला लिखो, पहला पॉइंट डाल के लक्षण में लिखो पहला, परमाणु का केंद्र, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। लिखना तो आता है, धनावेशित, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। खड़ी पाई लगाकर लिखो, खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो, एक परमाणु का, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, नाभिक में होता है। ये था पहला पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखवाया, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। खड़ी पाई लगाकर आगे आपने लिखा, एक परमाणु का, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, नाभिक में होता है। ये था पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार, मैं लिख रहा हूं वर्तुलाकार, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार, वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ये है दूसरा पॉइंट। अब तीसरा लिखो, नाभिक का आकार, नाभिक का आकार परमाणुओं के, नाभिक का आकार परमाणु, परमाणु नहीं परमाणु, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में, आकार की तुलना में काफी कम होता है, काफी कम होता है। ये थे 3 पॉइंट जो मैंने आपको अभी लक्षण 3 लिखवाए, इनके ऊपर 2-2, 3-3 तारे लगा दो और ध्यान रखना है। ऐसे पूरा मॉडल ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब मैं इन पॉइंटों को समझा रहा हूं, अब मैं इन पॉइंटों को समझा रहा हूं। चलो आइए अपन, मैंने आपको चित्र बनवाया, चित्र के नीचे 3 पॉइंट लिखवाए, वो मैंने समझा दिए। फिर बाद में मैंने आपको 3-3 करके 2 बार पॉइंट लिखवाए। पहला पॉइंट क्या लिखवाया, रदरफोर्ड के मॉडल की मुख्य परिणाम, मुख्य परिणाम मैंने 3 लिखवाए, हाँ या ना, वो आओ उस पे पढ़ते, फिर बाद में हम लास्ट में पढ़ेंगे लक्षण। मुख्य परिणाम मैंने क्या लिखवाए, मैंने पहला आपको लिखवाया, आप आओ वापस कॉपी के ऊपर आओ, मैं जैसे पढ़ रहा हूं मेरे साथ साथ पढ़ो। मैंने पहला लिखवाया, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, परमाणु के भीतर का, यहां पे आओ, आगे आओ। पहली चीज है, मैं परमाणु को ऐसे दर्शाता हूं, सिंपली चीज, नग्न आंखों से, खुली आंखों से मुझे परमाणु नहीं दिख रहा है जैसे कि कोशिका, लेकिन मैं परमाणु को थोड़ा चौड़ा कर रहा हूं, लंबा कर रहा हूं। मैंने अब यहाँ पे एक टिन्ना से दिख रहा है, मैं कह रहा हूं परमाणु, अब मैंने इसको चौड़ा किया, फैलाया, ऐसे बढ़ा दिया समझने के लिए। इसमें पहला क्या पॉइंट है, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, यानी अधिकतर भाग अंदर से खाली, कुछ है नहीं, खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। हमने प्रयोग किया था, मैंने बोला था 95% अल्फा कण सीधे सीधे निकल गए,
इसका मतलब वो विक्षेपित हुए ही नहीं। क्यों नहीं हुई भाई? खाली था। विक्षेपित कौन होता है? जिसके मार्ग में कोई न कोई आता है। मैं कह रहा हूं यहां से प्रकाश की किरण जाएगी, मार्ग में ये आ रही है दीवार, तो विक्षेपित होगी या वापस आएगी या आगे पीछे कुछ न कुछ होगा। लेकिन अधिकांश अल्फा कण 95% अल्फा कण सीधे सीधे निकल गए। सीधे सीधे निकलने का कारण ये है कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली होता है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं अपन। क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। ये सर के सामने बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। मैंने आपको बताया था एक या नीचे को चित्र बनाया था कि एक अल्फा कण आता है, वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। आया ना? मतलब बहुत कम ऐसे अल्फा कण थे जो अपने मार्ग से विक्षेपित हुए। इसका मतलब जो थॉमसन साहब ने अपना मॉडल दिया था, हमने कल पढ़ा, उन्होंने बोला कि परमाणु का अधिकतर भाग धनावेशित होता है और ऋणावेशित उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे तरबूज या क्रिसमस केक का हमने उदाहरण दिया। उन्होंने बोला क्या बोला था? अधिकतर भाग परमाणु का धनावेशित होता है। लेकिन रदरफोर्ड साहब क्या बोल रहे? वो कम ही निकाल रहे। वो बोल रहे बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। तो सर विक्षेपण का और धनावेशित का क्या लेना देना? ऊपर क्या आ रहा है? अल्फा कण, है ना? अल्फा कण क्या है? हीलियम धनावेशित, है ना? यही तो होता है He+2। ये क्या है? द्विधनावेशित हीलियम कण अपने आप में अल्फा कण है। हीलियम के ऊपर +2 आवेश है। सामने मैं कह रहा हूं नाभिक के अंदर प्लस आवेश है। कैसा आवेश है? प्लस। और हमेशा एक नियम होता है फिजिक्स का, बोलो केमिस्ट्री का, समान समान को काटता है। प्लस प्लस हमेशा अपने आप में प्रतिकर्षित होंगे, माइनस प्लस हमेशा अट्रैक्टिव या आकर्षित होते हैं। इसका मतलब एक अल्फा कण आया, वो थोड़ा विक्षेपित हुआ, थोड़ा दूर गया। दूर क्यों गया? क्योंकि इसके पास सामने कोई प्लस था। तब यदि माइनस होता तो आकर्षित करता। इसका मतलब धनावेशित भाग बहुत कम है। इसका मतलब बहुत कम अल्फा कण विक्षेपित हुए। यदि ज्यादा होते तो मैं बोलता इसके अंदर बहुत ज्यादा धनावेशित भाग है। लेकिन है कितना? बहुत कम। थॉमसन साहब ने ज्यादा बोला था, रदर साहब कम बोल रहे। मैं वापस सेकंड पॉइंट बोल रहा हूं, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम। समझ में आया? थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है बहुत कम कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे। 180 डिग्री बनाना आता है ना, ये एंगल मैं यहाँ पे बनाता हूं 180। और एक किरण मैंने आपको बताई थी कि जैसे यहाँ आई वैसी वापस लौट गई। मतलब ऐसे आई, टकराई और ऐसे गई। ये तो बोला 180 हो गया। नहीं तो ये क्या बोला? बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। ये सर क्या लाइन? चलो समझते हैं इसे। चलो इस लाइनिंग को समझते हैं अपन। ये क्या बोल रहा है? बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे। हाँ सर, आपने चित्र में भी एक बनाया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग, सोने के एक परमाणु का, वैसे मैंने ऐसे गोले बहुत सारे बनाए थे जिसमें से एक गोला अपने आप में एक परमाणु, सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। इसका मतलब सोने का जो एक परमाणु लेते हैं उसके अंदर धनावेशित भाग यानी पॉजिटिव भाग प्लस इस परमाणु का द्रव्यमान यानी भार बहुत कम आयतन यानी बहुत कम जगह घेरी हुई है इसके अंदर, और हम इस भाग को लगभग या मानते हैं बीच में, जिसे हम आगे बोलते हैं नाभिक। वो क्या है क्या नहीं मैं बता दूंगा। मतलब इस परमाणु का धनात्मक भाग और इस परमाणु का पूरा द्रव्यमान लगभग एक छोटा आयतन, यानी आयतन मतलब जगह घेरना,
छोटा आयतन या छोटी जगह को घेरे हुए रहता है, ये तो बोला। इसका मतलब यहां पर एक द्रव्यमान या धनावेशित भाग था, तभी तो अल्फा कण सीधा सीधा आया, इससे टकराया और वापस गया, इससे टकराया और वापस गया। ये था इसका निष्कर्ष। फिर मैंने आपको लिखाया, प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। सही बात है। ये मैं पूरा परमाणु लेता हूं, तो परमाणु की त्रिज्या मैं गोले से यहां तक मानूंगा। यदि r मानता हूं तो नाभिक की त्रिज्या, नाभिक तो छोटा सा, इसकी मैं स्मॉल r मानता हूं। क्या मानता हूं? स्मॉल r। तो स्मॉल r जो नाभिक की त्रिज्या होती है, स्मॉल r जो नाभिक की त्रिज्या होती है, वो परमाणु की त्रिज्या कैपिटल R से लगभग 10⁵ गुना कम होती है। कम तो होगी सर, परमाणु की त्रिज्या तो बड़ी है, लंबी है, तो ज्यादा होगी, नाभिक की कम होगी। 10⁵ का मतलब क्या हुआ? लगभग ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 1,00,000 गुना कम होती है। किसकी त्रिज्या? नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कम होती है। आया समझ? लास्ट में मैंने आपको 3 और पॉइंट लिखवाए, बहुत बढ़िया, और इसी के ऊपर हम पढ़ते आगे। मैंने ये चीजें आपको पहले भी बताई, इसी के ऊपर तो पढ़ते। मैंने लास्ट में आपको जो रदरफोर्ड के मॉडल के मुख्य लक्षण थे वो हमने लिखा है, और दिमाग में बिठाने, वो क्या है लक्षण वो समझते हैं, वो अपन समझते हैं मुख्य लक्षण। मैंने 3 लक्षण लिखवाए। लक्षण ये थे कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। केंद्र का मतलब नाभिक या बीच वाली चीज। अब मैं थोड़ा सा बड़ा परमाणु बना रहा हूं, मॉडल या परमाणु बड़ा दिखा रहा हूं, पूरा ध्यान देना, समझने की अच्छा पॉइंट है, और इसी के ऊपर पूरी केमिस्ट्री चलती है। मैंने क्या बोला? ये एक परमाणु मैंने बनाया, अब मैं एक नाभिक बना रहा हूं। जैसे परमाणु अपन को दिखता है नहीं, मैं समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाऊं। मैंने एक परमाणु बनाया, बीच में मैंने एक नाभिक बनाया। अब मैं क्या बोला? परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, यानी नाभिक कैसा होता है? प्लस होता है। मैं नाभिक उठा के बाहर ला रहा हूं, नाभिक उठा के बाहर ला रहा हूं, नाभिक उठा के बाहर लाया। अब मैं कह रहा हूं नाभिक कैसा है? पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे हुआ सर? हम थोड़ा सा ध्यान दें तो आपने सिखाया कि सर नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, है ना? और प्रोटॉन के ऊपर आवेश होता है +1, आपने तो सिखाया था। कौन से? एटॉमिक स्ट्रक्चर। और न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा होता है? 0। कैसा होता है? 0, न्यूट्रल होता है। इसका मतलब +1 और 0 जोड़ेंगे तो +1 आएगा। इसका मतलब नाभिक का जो नेट या कुल आवेश कैसा होगा? प्लस होगा। इसका नाभिक क्या है? धन आवेशित। आया समझ में? बढ़िया, वेरी गुड। मैं क्या बोल रहा हूं? परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। केंद्र को क्या बोलते हैं? नाभिक। धनावेशित क्यों होता है? आया समझ में? क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन +1, न्यूट्रॉन 0, दोनों को जोड़ेंगे +1, यानी प्लस आ रहा। आगे मैंने लिखाया, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान यानी उसका भार नाभिक में होता है। इसका मतलब इस पूरे परमाणु की बात करूंगा, इसका भार कहां होगा? इसके अंदर। वो सर कैसे? चलो समझते। मैंने आपको परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार ए बराबर बताया था P+n, है ना? ये तो होता है। ए बराबर होता है P+n, यानी परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते कहां है? नाभिक के अंदर होते हैं। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर है, तो इसका भार भी पूरा कहां होगा? नाभिक के अंदर होगा। आया समझ में? वेरी गुड। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। ये था अपना पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते। ये तो मैंने पहले ही बताया। इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर, ऑलरेडी यहाँ बड़े अपने चारों वर्तुलाकार, वर्तुलाकार का मतलब है गोलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। सही बात है। इस पूरे परमाणु की बात करें, इस पूरे परमाणु की बात करें तो पूरे परमाणु का आकार तो इतना सा हो गया, लेकिन नाभिक तो इतना सा छोटा सा। यही बोला कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ये था आज का हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आज के लिए इतना खूब है। मैं आपको कल
बोर का परमाणु मॉडल समझाऊंगा। खास करके आपको दो ही ध्यान रखने, एक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और परमाणु, दूसरा बोर साहब का। लेकिन थोड़ा बहुत आपको जो पद हमने पढ़ा था, कौन सा, थॉमसन साहब का, वो ध्यान रखना, लेकिन मुख्य ये था। आया समझ में? आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद, धन्यवाद।